आज है हमारे साथ ओम सैनी जी फ्रॉम जयपुर। ओम सैनी जी को अरेस्ट किया था, 19 मंथ्स जेल में था और एक्चुअली वो जो बोलते हैं कि सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल, उसका एक सिपाही था ओम सैनी जी। और आपका स्वागत है इसमें। और पहले बोल दीजिए कैसे आप अरेस्ट हो गया है में, आप क्या कर रहा था? देखिए हुआ ये था कि जब मिसेस गांधी रूल कर रही थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ में रूल करने आई थी और समझा जा रहा था कि अब हिंदुस्तान में सिटीजन्स को सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो मिलेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के रास्ते पे जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि अभी हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं, देखते हैं कि 11 साल के शासन के बाद में भी हमें वही सब जिल्लत उठानी पड़ रही है, तकलीफ सहनी पड़ रही है जो 2014 के साथ में थी। बेरोजगारी है, महंगाई है, सब तरफ नाराजगी है। एजेंट भी खुश नहीं है, लेबर भी खुश नहीं है, प्रेसिडेंट भी खुश नहीं है और लेमेन भी खुश नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सब जगह कुछ ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोगों के इस्तेमाल के लिए, बाकी सब बहुत परेशान है। बिल्कुल ये का ये सीन होने लगा था और तब राजस्थान के ट्रेड यूनियंस ने और पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें लेफ्ट पार्टीज और खासतौर से सीपीएम, सीपीआई नहीं, लेफ्ट पार्टीज और कुछ ट्रेड यूनियन, सारी सीपीआई के ट्रेड यूनियन को छोड़ दीजिए, बाकी वो सब यूनाइट होकर के और पूरे प्रदेश में मिसेस गांधी के शासन के खिलाफ, कांग्रेस के शासन के खिलाफ एजिटेशन हो रहा था। मैं भी उनमें पार्टिसिपेट कर रहा था, बीइंग एज वेल लीडर एंड पार्टी का जो वर्कर पार्टी के अखबार को एडिट कर रहा था उसकी तरफ से। तो उसके बाद में अचानक एक दिन वो 25 जून को सुनने को मिला कि इमरजेंसी लग गई। जब सुबह हम उठने को थे तो उसके बाद में तो चारों तरफ से अरेस्ट करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैं भी इधर उधर हुआ और पार्टी ने तय किया कि हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव भी तैयार रखना है कि अगर एक के बाद में कोई दूसरा अरेस्ट होता है तो तीसरा कैसे पार्टी को संभाल ले। मैं उन चुनिंदा लोगों में से था जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में मेरे जो पार्टी सेक्रेटरी थे उनके अरेस्ट हो जाने के बाद में काम मुझे संभालना था, ऐसा बताया गया। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी डिक्लेयर होने के 10-11 दिन बाद ही, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हम लोग सारे पकड़े गए और पकड़ने के बाद में सब जेल में डाल दिए गए। और जेल में डालने के बाद ही वो मीसा, जो मेंटेनेंस ऑफ क्या वो मीसा जो एक्ट था उसके मुताबिक, हाँ, उसके तहत हमें वो किया गया। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ही जैसे खत्म हो गए, कोई जरिया ही नहीं था। तो हम लोग सब अंदर थे। अंदर रहने के बाद में सुनने में आया कि बाकी साथी लोग भी डिफरेंट जेलों में बंद हैं और बड़ा किसी से मिलने का सिलसिला भी नहीं है, जो जैसा था वैसा ही जेल में आ गया। ये स्थिति करीब 6 महीना 6 मंथ्स ऐसा ही रहा। फिर धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स होने के साथ में, और जैसे ही मीसा डिटेन्यूज जो थे, राजस्थान में करीब 750 लोग थे जो मीसा और डीआईआर में बंद थे। अभी तो उनमें डीआईआर के लोगों के साथ में सुविधाएं वैसी नहीं थी जैसे कि मीसा वालों के साथ में थी। तो मीसा वालों को ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा था, लेकिन थे तो एक ही किस्म के वो। तो हम लोग, जैसे मुझे जयपुर से ट्रांसफर किया अजमेर, अजमेर करीब 125 किलोमीटर है जयपुर से। वहां पर मुझे साल भर रखा। वहां के बाद में फिर मैं इधर जयपुर आया। इस तरीके से सारे जितने भी कलीग्स थे, कॉमरेड्स थे, उन सबको डिफरेंट डिफरेंट जेलों में ट्रांसफर करके और रखा। इस बीच में जो डेवलपमेंट, जब अरेस्ट हो गया आपको एक पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे ट्रीट किया या कुछ? नो डाउट, यस ना।
जेडीएन के लीडर्स के साथ में जरूर कुछ सख्ती हुआ, मार पिटाई का सिलसिला रहा जेलों में, उधर थानों में, लेकिन बाद में नहीं। मैं शायद व्हाइट कॉलर जनरल कॉलर क्या कहते हैं कॉमरेड था, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर भी था और साथ साथ में पार्टी के अखबार को एडिट करता था, तो मेरी पिटाई होने पे सारे राजस्थान में खबर फैल सकती थी कि ऐसा कुछ हो गया है जेलों में, तो वो एक अनरेस्ट क्रिएट होता, तो इसलिए मैं बहुत बचा हुआ रहा। मुझे किसी ने कुछ कोई नहीं पीटा पाटा, जेल में जरूर बंद रखा। रात को जब पकड़ा वो सीन भी बड़ा कमाल का था। मैं जब मुझे पता लग गया कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ जो सीआईडी के लोग थे वो मुझे जानते थे, मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और उनमें से जो एक के जिम्मे था कि मुझे अरेस्ट करने, मुझ पे निगाह रखनी है और फिर मुझे अरेस्ट करना है। उसने मुझे बोला कि आप अपने इस एरिया से कहीं बाहर ना जाइएगा, अगर जाएंगे तो खट से आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो उसी से पता लगा, और मुझे जैसे ही किसी ने मुझे खबर दी कि मेरा पार्टी सेक्रेटरी मुझसे मिलने के लिए कहीं दूसरी जगह पे बुला रहा है, तो मैं जाने लगा, तो वो एक ट्रैप था। मैं गया तो मुझे वो अरेस्ट करने का सिलसिला बना, तो मैं वहां से दौड़ा और मैं कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस में मैं क्या लगातार 1963 से बैठते रहे हैं, क्योंकि उसको सुशीला गोपालन और ए के गोपालन, इन लोगों ने ही ये कॉफी हाउस का मूवमेंट स्टार्ट किया था। और हम लोग क्योंकि उसी जमात के थे, तो इसलिए हमने कॉफी हाउसेस को बनाने में और रखने में बड़ी मदद की उस वक्त तक। तो हमारा कॉफी हाउस घर जैसा है। तो कॉफी हाउस से मुझे पिक किया और फिर सिटी कोतवाली जो होती है वहां लेके गए, और मुझसे कुछ सवाल अवाल पूछे, तो वो एसपी भी जानता था और दूसरे लोग भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अभी आपके लिए कोई आदेश नहीं है, आप रात में इधर रहिएगा और फिर देखते हैं। नेक्स्ट डे फिर मुझे पता लगा कि मुझे मीसा दे करके और जेल भेज रहे हैं, तो चला गया वो उस तरीके से जेल में फिर 2-3 टुकड़े बने। एक टुकड़ा तो वो था जिसमें कि जनसंघ और आरएसएस के लोग थे, जिनमें ज्यादातर मीसा और डीआईआर में बंद थे, और एक तरफ वामपंथी मतलब सीपीएम और कुछ और प्रोग्रेसिव लोग थे, जिनको भी अलग इसमें मीसा, उनमें डीआईआर में कोई नहीं था, उनमें सब मीसा में थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी जमात के थे, तो वो 105 305 वो धारा होती है जिसमें शांति भंग करने के लिए पकड़ा जाता है, उनमें पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे जब संवाद हुआ 6 महीने बाद, मैंने सुना है कि आरएसएस को बैन किया था, सीपीएम को बैन नहीं किया था, और पॉलिटिकल एक्टिविटी सब करता था, फिर भी सीपीएम वाले को टारगेट किया सर। वो देखिए सीपीएम वालों के साथ तो ये सिलसिला था कि बैन तो इसलिए किया कि ऑर्गेनाइज तो यही कर सकते थे, क्योंकि जितना भी मूवमेंट डेवलप किया हुआ था बिफोर इमरजेंसी से पहले, मिसेस गांधी के खिलाफ जो मूवमेंट डेवलप किया था वो सीपीएम ने किया। हमें जयप्रकाश नारायण से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट आया जो बिहार और गुजरात से, उससे हमारा ताल्लुक नहीं था। हम तो खुद ही राजस्थान में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के और पेजेंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के मूवमेंट में थे, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे वो भी सब साथ में थे। तो पूरा राजस्थान सीपीएम के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो इसलिए सीपीएम के लोगों को अंदर डालने का सिलसिला हुआ। बाद में जब हमें पता लगा कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं जैसा बता रहे, तो हम ये आरएसएस के लोगों को, जनसंघ के लोग कहते थे कि देखिए भाई, फासिज्म के सिलसिले में आप लोगों को तो ये लोग बिल्कुल बंद करेंगे, और लाइफ लोग बड़े डरते थे, तो हम उनको इस तरीके से डरा करके और डिस्ट्रिक्ट प्लेजर लेते थे, डर रहे साले। मैंने सुना है कि आरएसएस का चीफ देवरस उस समय मिसेस गांधी को he was with me, he was with me, he was an engineer, कमानी कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिक का टावर बनाती है, हुक्मानी उनका नाम था, हुक्मानी। तो वो हमारे साथ में थे, तो वो बड़ा हमारी कहते थे कि कैसे भद्र लड़के हैं, कैसे सात्विक हिंदू हैं, क्यों लोग
मिनिस्टरों के चक्कर में चढ़े हैं। इस तरह की बातें वो लोग करते थे। अच्छा, तो हमें और हंसी आती थी कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, क्या बोल रहे हैं। खैर अच्छा। एनी हाउ, लेकिन वो लोग थोड़े दिन हमारे साथ में। देवरस को आपके साथ जेल में था जयपुर में? नहीं नहीं, देवरस नहीं था हमारे साथ में। तो ये जो सीपीएम के वो जो अ, बंगाल से थे मिस्टर मुखर्जी, हाँ, जो बहुत बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन, तो पूरा नाम भूल रहा हूँ मैं, स्लिप हो रहा है टंग से। वो अच्छा, थे। बाकी बाकी देवरस वगैरह हमारे साथ में नहीं। जयपुर में देवरस नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों को जैसे भैरव सिंह शेखावत जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, इनको भी पकड़ करके और अ, हरियाणा के जेल में भेज दिया। अच्छा, यहाँ नहीं थे। सतीश चंद्र अग्रवाल जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो हमारे साथ में, अच्छा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर में, वो हमारे साथ में थे। ज्यादातर लोग देखिए, जो भी मेरे साथ में थे उनमें से 95% लोगों की डेथ हो गई है अब तक। आई एम अच्छा, 82, तो अच्छा, मैं भी सरवाइव कर रहा हूँ। बाकी लोग ज्यादातर मर गए जो उस वक्त थे। और वो बार के बार काउंसिल का चेयरमैन हुआ करते थे, इज नो मोर, मेरे थे। और बहुत सारे लोग थे, पीजेंट्री के डिफरेंट लीडर थे, दे आर ऑल, मतलब सबकी डेथ हो गई अभी तो। सर आप लेकिन मुझे बहुत सारे लोग, सर ये आप तो आपका पार्टी का जर्नल एडिट करता था, फिर उस हम्म, समय वो बंद हो गए या सेंसर नहीं, सेंसर सारा सब वजह सारा से? सारा हमारा प्रेस उठा के ले गए सारा कंपोजिंग का सारा सिलसिला, क्योंकि वो ऑफसेट वगैरह तो होता नहीं था। कंपोजिंग वाला, सब कंपोजिंग वाला भी ले गए, ताला लगा दिया, सारी प्रॉपर्टी हमारी जब्त कर ली, जो भी उस अखबार की थी या पार्टी की थी, सब लेके चले गए। वो तो हुआ सब। वो इसका मतलब कोई याराना नहीं निभाया हमारा। मिसेस गांधी की रिजाइम ने हमें बहुत ऐसा आराम से नहीं रखा। पहले काफी तंग किया, फैमिलीज सारी डिस्टर्ब हो गई। ये जो लोग एक कमाने वाला अगर था और बंद कर दिया जेल में, तो सारी फैमिली अपने आप में प्रॉब्लम में फंसी। वो सब तो ठीक है, इसमें इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग मानते थे कि जब हम इस शासन को बदलना चाहते हैं तो इतना तो होगा। वो शासन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें करेगा ही तंग, इसमें क्या बात है। अरे इसमें कोई ऐसा नहीं करते थे कि सब ये क्या हो गया, ए हो ना। जब हम कह रहे थे कि ऐसा होगा, हम पढ़ा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, ये बड़ी आतताई पुलिस गवर्नमेंट है, ये ऐसा करेगी। तो उसने जब किया तो हमें अफसोस किस बात का, हम तो पहले ही कह रहे थे। इसलिए वी शुड भी, हम भी तैयार थे इस बात के लिए कि, लेकिन जैसे ही ये इस माहौल में ये देखने को मिला कि ये जो र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी हमने नाम दिया आरएसएस को उस वक्त, ये अफवाहें फैलाते हैं, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। और जनसंघ थी, बीजेपी तो 1980 में बना है जनसंघ जाके। उस वक्त तो ये लोग बड़े डरपोक थे बेसिकली। और ये सबसे ज्यादा दल बदलने का कार्यक्रम, कांग्रेस में शामिल होने के लिए बड़ा कोशिश करते रहे ये लोग, और हुए भी। और बाद में जनता पार्टी फॉर्म हुई है, उसके बाद में ये वापस अपने उसमें रंग ढंग में आए। अदरवाइज तो इनकी हालत बड़ी खराब थी, और ये लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए और फिजिकली तो हो ही गए। तो काफी एक बात है, मैंने यूपी में सब सुना है कि देवरस जी ने, आरएसएस चीफ देवरस चिट्ठी लिखा मिसेस गांधी को। हाँ और हाँ हाँ हाँ, इट्स अ नॉन फैक्ट, इट्स अ नॉन फैक्ट, ये नॉन ओके, फैक्ट। उन्होंने कहा कि हम लोग तो, उसके हम बाद आरएसएस हम तो वाले वो राष्ट्र चिट्ठी चिट्ठी को कॉपी करके सर, बेल के लिए अप्लाई करता था और वो आप सर, बेल सर, मिलता था। सर्कुलेट किया उसको, सारे जेलों में भेजा है उन लोगों हम्म, को। और जेपी जेपी का इमरजेंस भी हल्का हल्का सा हो गया था उधर से आने के साथ। तो ये बुर्जुआजी जिनको बोलते हैं, इनका ऑर्गेनाइज होना प्रारंभ हो गया था जेल में ही। और लेकिन जैसे ही हम लोग जेल से जब बाहर निकलते हैं तो सीन बहुत डिफरेंट था। सीन ये था कि हम लोगों के पास में न जॉब थे न कहीं ठिकाना था। अ, जो ट्रेड यूनियंस थी उनको कैप्चर कर लिया कांग्रेस की ट्रेड यूनियंस ने, और बड़ा अलग सा तो था, तो बड़ा भय था। लेकिन जब मिसेस गांधी ने इन किसी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इलेक्शन का जब घोषणा किया, तो बिल्कुल शांति थी, और किसी को मालूम नहीं था कि जनता पार्टी जो फॉर्म कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके, जिसमें सीपीएम पार्टनर तो नहीं था लेकिन सिंपैथाइजर था,
उस सारे मूवमेंट, उस जनता पार्टी का। तो वो जो वोट पड़ा है, वो जो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, दैट वाज वेरी डिफरेंट। और वो उसको आप यूं कह सकते हैं कि ये जो अभी जो बहुत पढ़ा लिखा और सारा जो मुल्क में लोग नजर आ रहे हैं, कि कितने कॉवर्डिश है, जबकि इतना सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और वहां बर्दाश्त करने के बाद में वोट से सब कुछ बदल दिया। राजस्थान की 25 लोकसभा की, उस वक्त शायद 23 थी, 23 लोकसभा के सीटों में सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस को गई थी, बाकी तो कंप्लीट जनता पार्टी के पास। विधानसभा का भी यही हाल हुआ। तो पीपल का रेस्पॉन्स कमाल का था बाद में। लेकिन वो जो राजस्थान में ये जो नसबंदी और बाकी कार्यक्रम का असर पड़ा था, ये हाँ पड़ा, प्रचार हुआ, लेकिन ऐसा इतना जैसा हरियाणा में बंसीलाल ने किया वैसा राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में उस वक्त चीफ मिनिस्टर हरिदेव जोशी थे। हरदेव जोशी एक पॉलिटिकल रिलेशंस को और पॉलिटिकल पार्टीज को रेस्पेक्ट देने वाले लीडर रहे हैं। उन्होंने ये जो जनसंघ के या बाद में जनता पार्टी या बीजेपी की जो लीडर है भगत सिंह शेखावत वगैरह, इनकी बड़ी मदद की, इन द सेंस कि उनकी फैमिलीज की लुक आफ्टर किया, बड़ी चुपके चुपके सब कुछ। उनका हालत भी सबका खराब था, क्योंकि ये लोग करप्ट तो थे नहीं कि पैसा इकट्ठा कर लिया हो, और ऐसा नहीं था राजस्थान में पहले पॉलिटिकल पार्टीज में मॉरलिटी थी। एक आध आदमी अगर कुछ चोरी करता था तो उसका बड़ा वो होता था। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो हाल है वो बहुत डिफरेंट है। वो कल्पना नहीं कर सकते, पहले पॉलिटिकल पार्टीज में वो लोग आते थे जो सचमुच में अपने देश को, कंट्री को या अपनी सोसाइटी को बनाना चाहते थे, और एक आइडियल के रूप में, रोल मॉडल के रूप में सामने आने की कोशिश करते थे। अब तो चीजें बहुत बदल गई। उस वक्त था ऐसा, तो बहुत तकलीफ में रहे लोग, आराम में नहीं रहे, बहुत ज्यादा परेशान। बाहर आने के बाद में जैसे मैं लेफ्ट पार्टी, मतलब वाम पर सीपीएम की बात बोलता हूँ, यहाँ उन्होंने तो अपना सारा ट्रेड यूनियन था उसको वापस खड़ा किया, और उसी तरीके से जो भी सेठ लोग थे, जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, उनके साथ में बात किया, और जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था उनकी तनख्वाहें दिलवाई। और हम लोग जो होल टाइमर्स थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि क्या किया जाए। ऐसे में जब जनता पार्टी का शासन आया तो आया, जिन लोगों को पॉलिटिक्स, जैसे मैंने महसूस किया कि ये लीडरशिप है जी, अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी है जैसी मैं जेल में देखी है, तो देन इट इज यूजलेस वेस्ट योर टाइम इन दिस पीपल। इससे बेहतर है कि आप कुछ अलग से करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये दिमाग बना मेरा बाहर आने के बाद। तो मैंने तो फिर जर्नलिज्म अडेप्ट किया उसके बाद में, जो कि और कुछ आता नहीं था। आफ्टर मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया, और वो भी कोई अच्छे नंबरों से नहीं, क्योंकि आप एक्टिविज्म करते थे, आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपका यकीन नहीं था फर्स्ट क्लास बन जाए, टॉप कर जाए, वो कर जाए, ऐसा कैरेस्ट एटीट्यूड था नहीं। और तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ जानते नहीं थे कुछ भी, सिर्फ चूंकि अखबार निकालते थे तो अखबार का सारा सिलसिला पता था कैसे निकलता है। तो हमने अखबारों में काम करना स्टार्ट किया, अखबार लॉन्च किया, पॉपुलर राइटिंग हुई थी, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली हम बहुत डिस्टर्ब हुए, और उसको पार्टी ने भी मदद नहीं की। पार्टी ने भी सिर्फ वो जो ट्रेड यूनियन लीडर थे और फुल टाइमर रहे, उनको उन सेठों से पैसा दिलवा दिया और नौकरी पर ही करवा दिया। बाकी हम जैसे स्टूडेंट्स जो थे, जो कहीं भी, क्योंकि कोई भी तो नौकरी देने से पहले अरे बहुत खतरनाक है, उधर आएगा तो ट्रेड यूनियन खड़ा करेगा, तंग करेगा, वो बड़ा बहुत एक तरीके का बना। यानी हो, लेकिन हमने उस फेस को फेस किया, और उसके बाद में जर्नलिज्म का एक जर्नलिस्ट ने मेरी बड़ी मदद की। और जैसे हिंदी मीडिया था, बेनेट कोलमैन कंपनी का दिनमान, अगर आपने नाम सुना हो, तो उसमें एडिटर थे रघुवीर साय। उन्होंने काम देना स्टार्ट किया, राजस्थान की कवरेज मुझसे लेने लगे पर्सनली मेरे से। उसके बाद में रघुवीर साय चले गए तो कन्हैयालाल नंदन ने काम लिया, और फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन इतना सारा था, पॉलिटिकल जो हम
हमारे जूनियर्स थे, वो जनता पार्टी के साथ में मिनिस्टर्स बन गए, वो सब कुछ हुआ। आपको इज्जत बहुत मिली, लेकिन आपकी जो 2 महीने में साख सारी बिगड़ गई, बिल्कुल भी अब कुछ करने काबिल उस तरीके से रहे ही। तो सब जर्नलिज्म एक जरिया है जिसको कि मैंने अडॉप्ट किया, मैं फिर करता रहा। इधर रीजनल पेपर्स में भी कुछ किया। रीजनल पेपर्स भी बड़े डरते डरते काम देते थे, क्योंकि यहाँ का एक बहुत बड़ा अखबार है राजस्थान पत्रिका। ये लोग जो हाकर का बड़ा शोषण करते थे। हॉकर को एक अखबार के ऊपर सिर्फ 25 पैसे देते थे लोग। मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़। तो मैंने 800 हॉकर थे जयपुर शहर में, उनको ऑर्गेनाइज किया। उनको ऑर्गेनाइज करके इनकी अखबार उठवाना बंद कर दिया। ओ हाहाकार मच गया। तो अखबार नहीं उठ रहे हैं तो ये लोग खुद ही अपने अखबार लेके घूमने का सिलसिला हुआ। लेकिन उसका नतीजा है कि जब मैंने अखबार छापा तो मेरा अखबार हाथों हाथ टिकता चला गया। हुआ एक अलग बात कि आपको एक रेस्पेक्ट तो मिली, लेकिन लड़ना बहुत पड़ा। और इन लोगों ने ये जो मीडिया के लोग हैं, ये बड़े बेईमान निकले बहुत ज्यादा। सिर्फ दिल्ली के लोगों को छोड़ दीजिए जिनकी बात, रीजनल तो बहुत बहुत गिरा हुआ नजर आ रहा है। कुछ था ही नहीं। आज सिर्फ 3 अखबार थे राजस्थान में, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत और नवज्योति। ये तो बाद में आया भास्कर वास्कर भी। तो ये तीनों अखबार बिल्कुल चल्लो चप्पो में लगे रहे। और इनका एक जो मालिक था कर्पूरचंद कुली, जिसको बहुत बड़ा मानते हैं, वो तो मैं देखता चला गया, एक सीरीज दिखता और तारीफ करता चला गया। उस इमरजेंसी की बुक